हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज कुशवाहा और मैं लेकर आया हूँ इंजन मैकेनिक्स का एक नया लेक्चर। लास्ट क्लास में सवाल मैंने पूछा था आपसे, आइए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, सी पॉइंट से हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस सी पॉइंट मैंने आपको हिंट दिया था कि सपोज सी पॉइंट से एक लग रहा है आपका ये वेट, जो कि कितना है 15 न्यूटन का। एक इस रोप पे टेंशन लगेगी, सपोज इस पे मैं टेंशन मान लेता हूँ T, और एक इस रूप पे टेंशन लगेगी, इसको भी मैं मान लेता हूँ सपोज, इसको मैं दे देता हूँ T1 और T2। क्लियर। अब यहाँ से मुझे एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर आप समझिए, अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींचता हूँ, तो देखिए जो एंगल ये बनाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल बन रहा है इस स्ट्रिंग के साथ 60, तो ये भी 60 बनेगा। क्लियर। मतलब यहां से मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल कितना है, तो ये 60 है। अब यहां देखिए, ये स्ट्रिंग के साथ ये वर्टिकल एंगल कितना बना रहा है 45, तो ये वर्टिकल के साथ ये स्ट्रिंग एंगल कितना बनाएगा, सेम ऑल्टरनेट एंगल 45। क्लियर। ये भी 45 है, वर्टिकल के साथ ये भी 45 होगा, जस्ट अपोजिट एंगल। मींस यहां से एक वर्टिकल लाइन अगर मैं खींचूं तो ये कितना कहलाएगा 45। अभी दो एंगल मिल गए मुझे, तो इसकी मदद से बाकी एंगल निकाल सकता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है, तो ये कितना है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये 90 प्लस 60, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, इसको मैं टोटल एंगल लिख देता हूं उनके बीच का। 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका 150, तो इनके बीच का एंगल कितना आ गया 150। अब मैं आपसे पूछूं, देखिए ये लाइन, ये टोटल 90 होगा, मतलब ये 45 दिया हुआ है ना। अब ये 60 था, यहां से लेके ये हॉरिजॉन्टल तक कितना था 60, और ये टोटल 90 था, तो 90, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये एंगल टोटल 90 है और ये 60 दिया हो, तो ये एंगल कितना होगा 30। क्लियर। और 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा 75। तो मतलब इन दोनों के बीच का एंगल मैं डायरेक्ट कितना लिख सकता हूँ 75। क्लियर। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच का एंगल देखना है अपन को, तो या तो दोनों को ऐड करो, 360 से माइनस कर दो, या ऐसे भी आप निकाल सकते हो। देखो ये 90 है, हॉरिजॉन्टल से 90 है, हॉरिजॉन्टल से ये 90 है, और ये भी ऊपर का भी 90 होगा है ना, तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, और ये 90, तो 90 प्लस 45 कितना होगा 135 होगा ना। 90 प्लस 135। अब देखिए तीनों के बीच का एंगल आ गया। अब इस सवाल कितना इजी हो गया, लेबनिज थ्योरम अप्लाई करके आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं T1 अपॉन कितना आएगा साइन ऑफ 150, सॉरी साइन ऑफ 135, जस्ट अपोजिट एंगल उसके बीच, अदर टू फोर्सेस के बीच का। T2 कितना आएगा साइन ऑफ 150, जस्ट सामने वाला 50 न्यूटन, तीसरा इसके सामने कितना आएगा साइन ऑफ 75। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको T1 और T2 की वैल्यू मिल जाएगी। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। T1 आपका आ रहा है यहाँ पर 36.594 मीटर, एंड T2 की वैल्यू आपकी आ रही है 25.88 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two rollers of same diameter are supported by an inclined plane and a vertical wall as shown in figure। फिगर आपका दिया हुआ है, दो रोलर हैं जो जिनका डायमीटर सेम है बोल रहे हैं, और एक प्लेन से इंक्लाइंड है, ये 15 डिग्री दिखा रहा है, 15 डिग्री इंक्लाइंड है प्लेन से, और वर्टिकल वॉल से सपोर्टेड है। The upper and the lower roller are respectively 200 Newton and 250 Newton in weight। दोनों का वेट दिया हुआ है। The upper roller, मतलब ये अपर रोलर जो है आपका कितने वेट का है 200, मतलब इसका वेट आपको कितना बोल रहे हैं 200 न्यूटन, एंड द लोअर, ये वाला जो नीचे लोअर है इसका कितना है वेट 250 न्यूटन। क्लियर। दोनों का वेट दिया हुआ है।
Assuming smooth surface, find the direction induced at the point of support A, B, C and D. मतलब ये पॉइंट जो दिए हैं A, B, C, D, इन पे रिएक्शन लग रहा होगा, है ना। एक ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस यहाँ से, एक यहाँ से B पॉइंट पे, एक C पॉइंट पे, और एक ये फोर्स इस पे लगा रहा होगा, ये फोर्स इस पे लगा रहा होगा, दोनों के बीच में फोर्स लगा रहे होंगे, रिएक्शन फोर्स। इनके कांटेक्ट पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो सपोज इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सपोज सबसे पहले मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ O2। सपोज सबसे पहले O2 को बना लेता हूँ। क्लियर। तो ये O2 का मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे कि वेट मैं सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वेट जो है वो हमेशा सबसे पहले डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, चाहे इंक्लाइन बॉडी रखी हो या कैसी भी रखी हो। तो सबसे पहले एक रिएक्शन फोर्स मेरा इजीली W2 वेट मैं इसको दे देता हूँ, नेमिंग दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा W1 और W2 कोई भी ले सकते थे, लेकिन आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ एनालाइज हो जाएगी कि कौन सा मैं पहले सॉल्व करूं ताकि अनोन जो है फाइंड आउट हो जाए, ताकि दूसरी वैल्यू सॉल्व पाए। अभी सवाल सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे प्रैक्टिस से चीज़ आ जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं भी आता है और आप दूसरा भी फोर्स उठाते हैं तो एक अनोन लेके एक इक्वेशन बना के छोड़ सकते हैं और आगे जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक मैंने बना दिया। अब दूसरा एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ये RC, ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है R, ये सरफेस, ये प्लेन जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है C पे। तो अब देखिए यहाँ पर जस्ट परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स लगेगा। ये मैं परपेंडिकुलर प्लेन में थोड़ा सा इंक्लाइन में बना देता हूँ। ये रिएक्शन फोर्स सपोज मैंने ये बना दिया, इसको मैंने दे दिया नेम RC, C पे लग रहा है तो RC रिएक्शन फोर्स दे दिया। अब मुझे देखना है कि ये W से कितने डिग्री इंक्लाइंड है। अगर मुझे एंगल निकालना है तो W से कितने, ये रिएक्शन फोर्स मैंने बनाया ना, जस्ट W के जस्ट ओवरलैप नहीं कर रहा है ना, जस्ट थोड़ा सा इंक्लाइंड है ये, तो थोड़ा सा इंक्लाइंड, कितने डिग्री इंक्लाइंड है तो इसको देखने के लिए मैंने आपको बताया था क्या प्रोसेस अपन फॉलो करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये इंक्लिनेशन है ही नहीं, ये 15 डिग्री है ही नहीं, थीटा 0 है। तो अगर ये थीटा 0 होगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा, कंडीशन इमेजिन करिए क्या होगा। ये रोलर कुछ इस तरह से आमने सामने रखे होंगे, करेक्ट, कुछ इस तरह से आमने सामने रखे होंगे रोलर, है ना, गोल गोल। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन फोर्स होगी, ये जो रिएक्शन फोर्स होगी इसकी, ये जहां वेट लग रहा होगा वहीं इसका रिएक्शन फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा जस्ट। अब हुआ क्या, इस प्लेन को मैंने थोड़ा सा इंक्लाइन किया तो ये रोलर ऊपर गया। अब जब ये रोलर ऊपर गया, ये आगे वाला जो रोलर है ना, जब मैंने इसको 2 मिनट, इस प्लेन को मैंने इंक्लाइन किया और सपोज ये दोनों रोलर ऊपर गए, तो देखिए जैसे जैसे ये प्लेन को मैं इंक्लाइन कर रहा हूँ ये रोलर ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन था जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही रहेगा। पर अब इस प्लेन की जगह इस प्लेन में आ गए हैं, तो परपेंडिकुलर प्लेन इंक्लाइंड हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन भी अपनी जगह से खिसकेगा, उतना ही खिसकेगा जितना प्लेन को आप उठाओगे, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से इधर खिसक जाएगा। मतलब W से अगर मैं बात करूं, W से ये नॉर्मल रिएक्शन जो है मूव कर गया, कितना मूव कर गया, इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर ही है, ये जो प्लेन है इसके तो परपेंडिकुलर ही है, पर इस प्लेन के मुकाबले पहले इस प्लेन में परपेंडिकुलर था, कितना कितना ऊपर किया अपन ने, 15 डिग्री, 15 डिग्री अपन ने ऊपर किया इसको। तो ये वर्टिकल जो वेट लग रहा था उससे ये पहले दोनों जब ये रोलर आमने सामने रखे थे कोई भी इंक्लिनेशन नहीं था, जहां W लग रहा था वहीं आपका रिएक्शन फोर्स लग रहा था। अब जैसे ही आपने इसको उठाया तो रिएक्शन W तो आपका डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स है प्लेन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जाएगा, तो प्लेन आपका उठा तो रिएक्शन फोर्स भी मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो W से कितना मूव करेगा, जितना आप प्लेन को उठाएंगे। तो यहाँ से एंगल कितना आ गया आपका 15 डिग्री। ये क्लियर है, 15 डिग्री मैंने कैसे निकाला, जितना प्लेन आपका इंक्लिनेशन पे होगा उतना ही रिएक्शन फोर्स आपका यहाँ से टिल्ट करेगा। क्लियर। अब देखिए एक रिएक्शन फोर्स ये लग रहा है एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कारण, तो ये यहाँ पर जब हम इसकी बात करेंगे इस वाले रोल कि इस पे रिएक्शन फोर्स लगा रहा है तो इसके कारण लगेगा, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, इसके कारण इस पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो सपोज ये रिएक्शन फोर्स में ड्रॉ कर दिया, रिएक्शन फोर्स में ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने नेम दे दिया RD। क्लियर। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि रिएक्शन फोर्स कितने एंगल पे है ना, ये कितने एंगल पे है। देखिए
जब यहाँ पर ये रोलर कंडीशन ऐसी थी, थीटा इक्वल टू 0 था, मान लेते हैं, है ना, इमेजिन करना है हमको कि थीटा इक्वल टू 0 था, तो उस कंडीशन पे ये W के जस्ट ऊपर जा रहा है, ओवरलैप कर रहा था इरेक्शन फोर्स, जब ऊपर इरेक्शन फोर्स लग रहा था, सपोज ये RC, जो कि बाद में इंक्लाइंड हो गया 15 डिग्री। अगर जब ये यहाँ पर लग रहा था, तो अगर उस कंडीशन में मैं RD की बात करूँ, तो RD क्या था, ये देखिए RD, जस्ट RD, ये इस पे फोर्स लगाएगा, है ना, जस्ट इसके लाइन ऑफ एक्शन जो इसका जाएगा, जस्ट ये RC के परपेंडिकुलर रहेगा, जस्ट RC के परपेंडिकुलर रहेगा कि नहीं रहेगा। अब जब इस प्लेन को मैंने उठाना स्टार्ट किया, तो जिस तरह ये RC खिसका कितना 15 डिग्री, तो उसी तरह ये RD भी जो है ये भी खिसकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे अपन इसको उठा रहे हैं, तो ये रोलर दोनों रोलर क्या हो रहे हैं, खिसकना स्टार्ट हो जा रहा है, ऊपर साइड मूव होना स्टार्ट हो जा रहा है, ये रोलर इसके ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। तो कितने डिग्री टिल्ट हो रहा है, ये जब एक दूसरे के सामने थे और रोलर ऐसे गए, तो बनी बात है हॉरिजॉन्टल से जितने डिग्री आप यहां से इसको उठाएंगे उतने ही डिग्री RD आपका टिल्ट होगा कि नहीं होगा। या आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि ये दोनों जो फोर्स हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पहले ही परपेंडिकुलर है, अभी भी परपेंडिकुलर है। या हॉरिजॉन्टल से देखें तो ये 15 डिग्री खिसक गया और ये भी 15 डिग्री खिसक गया। मतलब यहां से अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं ये कितना है 15 डिग्री, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, क्योंकि इनकी कंडीशन अगर जब थी तो या RC ये था और RD ये था। अपन ने इस प्लेन को जब उठाया तो ये दोनों ही फोर्स मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल थोड़ा चेंज होगा। ये हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ से RD लाइन ऑफ एक्शन होता हुआ जा रहा है, और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता हुआ जा रहा है, तो ये दोनों प्लेन कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो बनी बात है इन दोनों के फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा, परपेंडिकुलर। क्लियर। अब यहाँ पर और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है ना। अब मैंने इसके बीच का एंगल मैं इजीली कैलकुलेट कर लूँ तो लेविस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए इन दोनों के फोर्स के बीच में 90 पता ही है मुझे, है ना। अब इन दोनों के फोर्स, इनके बीच का एंगल अगर मैं बात करूँ, ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल, तो देखिए ये 90 है 90 है, ये वर्टिकल W और ये हॉरिजॉन्टल से 90 है, और ये कितना है आपका 15, तो ये 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 105। क्लियर। इसका एंगल देख लेते हैं। तो इसका एंगल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, इन दोनों को ऐड करके 360 से माइनस कर देना, सबसे इजी मेथड आपके हाथ में कैलकुलेटर रहता ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, अपन देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना होगा 180। तो ये दोनों एंगल कितने हैं 90 प्लस 15 105। 105 में 180 में से 105 माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना बचेगा आपका 75। क्लियर। और ये कितना है 90, अगर मैं इसकी बात करूं तो 90, तो ये दोनों एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल, ये दोनों फोर्स के बीच एंगल कितना 90 प्लस 75 मतलब 165। क्लियर। मतलब यहां से मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो इजीली आप देखिए, अब इजीली आप बता सकते हैं एंगल इनके बीच के, ये RD ये RC, ये 90, इसके बीच का एंगल है 105 और इनके बीच का एंगल कितना है 160। इजी बन गया। इसको आप सिंपली लेविस थ्योरम अप्लाई करिए तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसका लेविस थ्योरम मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए कितना आएगा। इसको ऊपर वाले को मैं हटा देता हूँ तो जगह हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये RC अपॉन साइन ऑफ 105 इज इक्वल्स टू RD अपॉन साइन ऑफ 165। हमेशा सामने वाला एंगल लेना है जो भी फोर्स लेते हैं, ना, ये चीज का ध्यान रखना है। W2 फोर्स ले रहे हैं तो सामने वाला एंगल कितना आएगा साइन ऑफ 90। अब साइन 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1, तो इजिली यहाँ से W2 दिया हुआ है आपको, तो यहाँ से RC इज इक्वल्स टू आप इजिली निकाल सकते हैं। W2 की वैल्यू कितनी दी हुई है कि W2 में ये वाला रोलर उठाया है तो ये कितना है 200 न्यूटन, तो 200 इंटू साइन 90 की वैल्यू गई 1, यहाँ से आएगा साइन 100, ये वैल्यू जाएगी RC की। RD की वैल्यू निकालनी है तो कितना जाएगा 200 इंटू साइन ऑफ 165।
सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आर डी की वैल्यू आएगी, मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। आर सी की वैल्यू आ रही है 193.18 न्यूटन, और आर डी की वैल्यू आपकी आ रही है 51.76 क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो सपोज इसके लिए मैंने ये बना लिया आपका W1, क्लियर। अभी W1 एक फोर्स लग रहा है, एक दूसरा फोर्स देखिए। अब ये वाला रोलर इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, जैसे ये वाला रोलर इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रहा था D पॉइंट से, सेम ये वाला रोलर इस पे रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा। तो कौन सा रिएक्शन फोर्स होगा? जो मैंने अभी ड्रॉ किया था RD जो ड्रॉ किया था, यहाँ से सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, मैं वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये जो RD आ रहा था, ये जो RD आ रहा था, RD, ठीक है ना, ये जो RD यहाँ से देखिए इनका लाइन ऑफ एक्शन ये दोनों का सेंटर से कॉन्साइड करेगा। मैंने आपको बताया है किसी भी सर्कल के सरफेस पे कोई भी फोर्स लगता है उसको लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास होता है। तो ये RD ही तो है, यहाँ पर ये RD ही तो है। ये वाला रोलर इस पे जब लगा रहा था तो इसके सेंटर से पास हो रहा था। अब ये वाला रोलर इस पे लगा रहा है, ये RD फोर्स को, तो इसके सेंटर से पास होगा, क्लियर। तो अगर मैं बोलूँ कि हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, अगर ये इंक्लिनेशन एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है, तो देखिए यहाँ पर ये RD जो था ये हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री इंक्लाइन था कि नहीं था? हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री इंक्लाइन था। ये वही फोर्स तो है RD, ये वही तो है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों के सेंटर से पास हो रही है। तो ये भी हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड होगा? सेम 15 डिग्री। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? ये हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री, मतलब ये भी 15 डिग्री में बोल सकता हूँ। लाइन ऑफ एक्शन मैंने इसका बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये 15 डिग्री, तो ये भी 15 डिग्री। नेक्स्ट फोर्स कौन सा लग रहा है आप देखिए, नेक्स्ट फोर्स लग रहा है आपका ये RA पर, एक रिएक्शन फोर्स ये लग रहा है RA। अब देखिए ये भी सरफेस, रोलर के सरफेस पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो हमेशा लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास होता है। और ये रोलर ये जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ये रिएक्शन फोर्स जो है, ये वाला जो रिएक्शन फोर्स है, ये इस वाले वर्टिकल प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, चाहे ये रोलर कितना भी ऊपर चला जाए, और हमेशा कहाँ से पास होगा? सेंटर से लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो इस पॉइंट से, ये O1 जो मैंने पॉइंट लिया है, यहाँ से ये RA जो है, ये RA, ये है RA, समझ में आया? RA जो है वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा और हमेशा सेंटर से पास होगा। ये चीज दो पता है अपन को कंडीशन, तो इसमें मैंने सीधा O से पास करते हुए परपेंडिकुलर बना दिया। RA क्लियर है? RA मैंने यहाँ से कैसे बनाया है ना। नेक्स्ट है आपका एक रिएक्शन फोर्स RB यहाँ पर लगेगा। अब RB जो फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स, तो सिमिलरली जैसे कि अपन ने RC का माना था कि ये प्लेन अगर सपोज ये थीटा इक्वल टू 0 है, तो जस्ट W जहां पर लग रहा है वही रिएक्शन फोर्स लग रहा है। अगर ये थीटा इक्वल टू 0 है, जैसे जैसे 15 डिग्री इंक्लाइंड हुआ, रिएक्शन फोर्स अपना क्या हुआ? अपन खिसक गया यहाँ से, क्योंकि वो प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है हमेशा। तो प्लेन आपका उठा तो ये फोर्स भी परपेंडिकुलरली इस तरह से मूव कर गया। कितना मूव किया? जितना ये उठा, सेम जैसे RC का था। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये RB में अगर यहाँ बनाऊंगा तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन मैंने ऊपर बढ़ा दिया, तो ये 15 डिग्री है आपका, क्लियर। तो ये भी कितना होगा यहाँ पर? 15 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो O1 को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये 15 डिग्री, तो 15 डिग्री। इसका नेमिंग क्या दे देते हैं अपन? RB, B पॉइंट। और कोई रिएक्शन फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्लियर। अब अपन को इसको सॉल्व करना है। तो एक चीज देखिए, यहां पर आपको कितने फोर्स दिख रहे हैं? फोर्स कितने दिख रहे हैं अपन को? 4 फोर्स है। यहाँ लेमिस थ्योरम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लेमिस थ्योरम का लिमिटेशन क्या है? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 3 फोर्सेस। तो जब भी 3 फोर्सेस से ज्यादा हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? क्या ऑप्शन है? होगा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का यूज करेंगे। तो रिजॉल्व करने के लिए देखिए, अब आप यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये कहीं ना कहीं रोलर रखे हुए हैं और इनपे रिएक्शन लग रहा है, मतलब कंडीशन कौन सी है? इक्विलिब्रियम की है, क्लियर। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम जानते हैं, इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, हमें पता है क्या होता है? नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, नेट फोर्स इक्वल टू 0।
मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ पर एफ एक्स और एफ वाई आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल को मान लें, या एक चीज मैंने आपको और सिखाई थी कि हमेशा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स जब भी हम करते हैं किसी न्यूमेरिकल में, तो हमेशा जहां नंबर ऑफ फोर्स से ज्यादा लग रहा है हमेशा उसी प्लेन के अलाउंग आप रिजॉल्व कर दीजिए। उससे क्या होता है, आपका सवाल जो है वो बहुत इजी हो जाता है। इसलिए मैंने आपको अलाउंग हर एक्सिस के अलाउंग रिजॉल्व करना बताया था। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब नेट फोर्स सभी एक्सिस के अलाउंग, किसी एक्सिस के अलाउंग भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं, वो जीरो होगी। तो सपोज यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसा क्वेश्चन रखा हुआ था, रोलर कैसा रखा हुआ था, ये रोलर ऐसा रखा हुआ था 50 डिग्री इंक्लाइंड, ये ऐसा रखा हुआ था, ठीक है ना। तो मैं इसी एक्सिस के अलाउंग, इसी प्लेन के अलाउंग इसको रिजॉल्व कर देता हूँ, देखिए कितना इजी हो जाएगा। या आरडी जो आपका लग रहा है, आरडी है ना, इसी के अलाउंग मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक फोर्स देखिए, जब ये आप मेरे लिए एक्स एक्सिस हो गई सपोज, मान लीजिए आरडी का अलाउंग रिजॉल्व करूंगा तो आरडी लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वल टू 0 पुट करना है तो मैं अपने हिसाब से मान सकता हूँ। तो सपोज मैंने आरडी को पॉजिटिव मान लिया, सबसे पहले मैंने आरडी लिखा है इसलिए पॉजिटिव मान लिया, तो राइट हैंड पे मैं नेगेटिव लूंगा, ठीक है। तो देखिए ये एक फोर्स हो गया मेरे लिए आरडी, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये वर्टिकल लाइन होगी इसके परपेंडिकुलर। तो ये आरडी आपका एक फोर्स हो गया। नेक्स्ट फोर्स देखिए, ये फोर्स क्या ये आरडी की लाइन या पर्टिकुलर लाइन पे है? नहीं है, हाँ समझ में आ रहा है, वर्टिकल लाइन तो ये अपनी 15 डिग्री इंक्लाइंड है उससे। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, तो एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा। तो मेरे को अब ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो लेफ्ट में मैंने माना पॉजिटिव, तो प्लस ये कितना आ जाएगा W1। अच्छा ये W1 किसके साथ एंगल बना रहा है? वर्टिकल के साथ, तो इसके साथ बनाएगा क्या? कॉस, तो इसके साथ क्या बनाएगा? साइन। तो यहाँ पर क्या जाएगा? ये साइन 50। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स सिंपल जो मैंने आपको सिखाया था वही कर रहा हूँ मैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट फोर्स देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट फोर्स कौन सा है आपका? ये आर ए। तो ये आर ए क्या हॉरिजॉन्टल है? नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन तो मैंने इसको माना है आरडी वाली को। तो ये आर ए भी अगेन एक इंक्लाइन फोर्स होगा, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक अलोंग आरडी और एक परपेंडिकुलर टू आरडी। तो जब इसके अलोंग रिजॉल्व करूंगा तो देखिए इसी के साथ एंगल बना रहा है ये 15 डिग्री। तो यहाँ पर इसको, अब ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट को मैंने पॉजिटिव माना है तो मैं राइट को क्या मानूंगा? नेगेटिव। तो माइनस आर ए कॉस 15। क्लियर है ये चीज? अब मैं बात करता हूं आरबी की। तो आरबी फोर्स मेरे लिए वर्टिकल लाइन पे है कि नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैंने जब ये सवाल आपको अभी कराया था तभी आपको बताया था ये रिएक्शन फोर्स जो लगता है ये आरडी जो है, और ये जो रिएक्शन फोर्स है आरसी जो लग रहा था, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, क्योंकि जो रोलर आमने सामने रखे रहेंगे तो ये जस्ट रिएक्शन फोर्स और ये वाला जो रिएक्शन फोर्स है जो ये दूसरे पे लगा रहे हैं, ये दोनों का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और इसको कितना भी उठाओगे उस हिसाब से ये भी खिसकेगा और ये भी खिसकेगा। सिमिलरली चीज यहाँ पर भी होगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। इससे अपन को समझना है, लॉजिक जो है सही होना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं इसके अलावा रिजॉल्व कर रहा हूँ तो ये वाला फोर्स ऑटोमेटिकली 0 जाएगा। तो इसका समेशन इक्वल टू 0 करना है ना, क्योंकि अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम क्या मान रहे हैं? अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इक्वल टू 0। ये मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन जब ली है तभी मैंने जो साइन कन्वेंशन है थोड़े से चेंज कर लिए अपने हिसाब से, क्योंकि अपन राइट हैंड को पॉजिटिव और राइट हैंड को नेगेटिव कुछ भी माने इक्वल टू 0 इक्वल पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप जब वैल्यू निकालते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई की, उस केसेस में आप जो साइन कन्वेंशन है जो अकॉर्डिंग टू द रूल है वही फॉलो करिएगा, है ना। अब यहाँ पर मैंने जल्दी से सॉल्व करने का आपको तरीका बताया है कि आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको आरडी की वैल्यू देखिए, आरडी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी क्योंकि W1 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर 250 गिवन है, साइन 15 कैलकुलेटर से निकलेगा। आर ए की वैल्यू, अच्छा देखिए यहाँ पर अभी आरडी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इससे पहले आरडी की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना। आरडी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? अगर मैं बताना चाहूँ तो आरडी की वैल्यू आपकी आई थी 51.76। कितनी आई थी? 51.76। अब मैंने आपको इसलिए बोला था कि सबसे पहले हम कौन सा रोलर उठाया था? मैंने ये वाला, फिर मैंने उठाया ये वाला। आप इसको भी पहले उठा सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता, आपके दो अननोन मिल जाते हैं, आरडी और आर ए। तो जरूरी नहीं है कि आप पहला वाला उठाएंगे तो गलत हो, दूसरा उठाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर आपको ये वैल्यू, क्योंकि अगर आप पहले ये वाला उठाते तो हमें ये वैल्यू नहीं पता होती, तो उस कंडीशन में आपका कह रहे हैं दो अननोन रहते तो आप मत सॉल्व करिए इसको। इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन लेके छोड़ दीजिए
और आगे सॉल्व कर लीजिए। जब आप दूसरा वाला रोलर को सॉल्व करेंगे और वहां से एक वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल ही आएगी, तो वापस पुट करके आप आंसर दिखा दीजिएगा। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे को कौन सा पहले सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आर डी की वैल्यू आप पुट करेंगे, डब्ल्यू की, तो सिर्फ एक ही अननोन है आर ए, तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगी। मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू बता देता हूँ आर ए की वैल्यू आ रही है 120.61 न्यूटन, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अब मुझे आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो रिजॉल्व करता हूँ अलॉन्ग आर बी के अलॉन्ग रिजॉल्व कर रहा हूँ, है ना। रिजॉल्विंग लिख देता हूँ, नहीं तो आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। रिजॉल्विंग अलॉन्ग आर बी, ये आर बी के अलॉन्ग रिजॉल्व कर रहा हूँ। ये मैंने रिजॉल्व किया था रिजॉल्विंग अलॉन्ग आर डी, सॉरी, ये आर डी के अलॉन्ग रिजॉल्व किया था, ये आर बी के अलॉन्ग रिजॉल्व कर रहा हूँ। देखिए आर बी के अलॉन्ग रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आर बी मैंने डायरेक्ट लिख दिया सबसे पहले, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया, ठीक है ना। जो पहले मैं लिखता हूँ उसको पॉजिटिव मान लेता हूँ। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वल टू 0 क्रिएट करना है, तो वो कुछ मैटर नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फोर्स देखते हैं आर डी, तो आर डी तो जस्ट इससे परपेंडिकुलर अभी अपन ने बात की थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है W1, तो W1 के दो कंपोनेंट, इंक्लाइन फोर्स है, ना ही आर डी पे लाइन कर रहा है ना आर बी पे लाइन कर रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे और अपन ने बनाए भी थे। तो ये इसका ये वाला कंपोनेंट कॉस के साथ आएगा, और डाउनवर्ड मुझे लेना पड़ेगा माइनस W1 cos 15। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अपवर्ड पॉजिटिव माना, ये डाउनवर्ड नेगेटिव, और कॉस इसी के साथ बनाएगा। अब ये आर ए देखिए, आर ए नहीं आर डी पे लाई कर रहा नहीं आर बी पे, मतलब ये भी इंक्लाइंड फोर्स है। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, तो एक अपन ने कॉस के अलॉन्ग बनाया था, आर डी के अलॉन्ग, एक आर बी के अलॉन्ग बनाएंगे, तो आर ये किससे एंगल बना रहा है, आर डी से, तो उसके साथ कॉस लिया था, तो उसके साथ क्या आएगा, साइन, तो ये कितना आएगा, माइनस, से डाउनवर्ड लेकर आ रहा हूं, देखिए है ना, कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करना है, क्वाड्रेंट चेंज नहीं करना है। तो ये आर ए साइन 50, और कोई फोर्स है नहीं, इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहां से आर ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इससे पहले ये निकाली हमने आर ए की वैल्यू, आप पुट करेंगे, W1 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से डायरेक्ट आर बी की वैल्यू आपको जाएगी। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आर बी आपका आ रहा है 272.68 न्यूटन। क्लियर। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ एंगल निकालने में लॉजिक लगाना पड़ता है, और बस फिर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स आपको अच्छे से आना चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया, हर एक्सिस के अलाउंग रिजॉल्व करना आपको आना चाहिए। नहीं तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल मानेंगे तो सवाल तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको एंगल देखना अच्छे से आना चाहिए और रेजोल्यूशन अच्छे से आना चाहिए, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी ये तो आंसर गलत आएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोमेंट और मोमेंट ऑफ फोर्स। सो मोमेंट होता क्या है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज द टर्निंग टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। मीन्स मोमेंट जब हम निकालते हैं, जब भी हम बोलते हैं कि मोमेंट कैलकुलेट करिए मोमेंट, तो मोमेंट होता क्या है, मोमेंट हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज समझिए कि मोमेंट हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। मोमेंट बताता क्या है, टर्निंग टेंडेंसी बताता है फोर्स की अबाउट दैट पॉइंट। मतलब एक सपोज मैंने ये बीम मान ली, सपोज मैंने एक मान ली बीम, एक मैंने एक बीम मान ली, इस बीम में सपोज मैं बोल रहा हूँ फोर्स लग रहा है F, इस बीम की लेंथ मैंने मान ली सपोज L, यहाँ से सपोज ये हिंज है, सपोज की बात मैं करूंगा, सो यहाँ पर सपोज मैं मान लेता हूँ पॉइंट O है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस फोर्स का टर्निंग टेंडेंसी कितनी है इस पॉइंट के अबाउट। ये फोर्स जो है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये अगर टर्न करेगा इस पॉइंट के अबाउट, तो उसकी टर्निंग टेंडेंसी कितनी है, वो बताता है आपको मोमेंट। वो क्या बताता है आपका, मोमेंट। तो मोमेंट अबाउट ओ हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट लेते हैं, जो भी फोर्स उसकी टर्निंग टेंडेंसी किसी पॉइंट के अबाउट बताते हैं, उसी को हम मोमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर मोमेंट अबाउट ओ मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट का फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है L, तो ये मोमेंट क्या लाएगा। और मोमेंट हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो यहाँ मैं O डिफाइन कर रहा हूँ कि मोमेंट जो है वो इस फोर्स की टर्निंग टेंडेंसी है इस पॉइंट के अबाउट। क्योंकि अगर सपोज ये मैंने फिर से एक बीम मान ली और मैंने यहाँ पर आपको फिर से फोर्स दे दिया, और अब मैं बोल रहा हूँ कि इस फोर्स का ये मैं सपोज O1 पॉइंट ले लेता हूँ, मैं O2 पॉइंट ले लेता हूँ, ये O1 और O2, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली सपोज x, टोटल लेंथ है सपोज इनकी l। अब मैं बोल रहा हूँ कि मोमेंट बताइए, तो मोमेंट दोनों के अबाउट निकल सकता है, O1 के अबाउट भी निकल सकता है, O2 के, क्योंकि इस फोर्स की जो है वो टर्निंग टेंडेंसी दोनों पॉइंट के अबाउट होगी। कितनी होगी, तो जब हम निकालेंगे कि मोमेंट अबाउट O1, तो आप क्या बताएंगे F इंटू L, और मैं बोलूंगा मोमेंट अबाउट O2, तो आप कितना बताएंगे F इंटू L माइनस एक्स। ये डिस्टेंस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से आता है O2 के अबाउट, मतलब O2 के अबाउट ये फोर्स जो है वो टर्न करेगा अगर, तो ये डिस्टेंस आएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहाँ तक, तो टोटल L है x है, तो L माइनस एक्स। अच्छा यूनिट की बात करते हैं मोमेंट की, तो मोमेंट की यूनिट कितनी होगी आपकी, फोर्स न्यूटन में होता है यहाँ पर, और लेंथ मीटर में, तो यूनिट कितनी होती है न्यूटन मीटर मोमेंट की। मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो देखिए मोमेंट जब भी क्लॉकवाइज होता है, मोमेंट को क्लॉकवाइज में, मोमेंट जब भी क्लॉकवाइज होता है तो हम इसको क्या मानते हैं, प्लस पॉजिटिव। और मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम उसको मानते हैं माइनस। जैसे कि यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स की टर्निंग टेंडेंसी जो हो रही, तो आपने फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये माना है, मतलब ये कैसा बना रहा है, ये क्लॉकवाइज बना रहा है, ये प्लस, ये भी फोर्स इस साइड, ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने लिया है ना, मतलब किस तरह से टर्निंग टेंडेंसी हो रही है इसकी क्लॉकवाइज, दोनों के केस में क्लॉकवाइज। प्लस माइनस कैसे होगा, सपोज ये लो मैंने एक फोर्स ले दिया, ये बीच में ये O1 पॉइंट है आपका, ये O2 पॉइंट है, ये L1, ये डिस्टेंस L2। अब मैं बताइए इसका मोमेंट बताइए, मैं बोल रहा हूँ मोमेंट बताइए आपका O1 के अबाउट, तो आप कितना लेंगे यहाँ पर F इंटू L1, तो ये डिस्टेंस लिया आपने, इस डिस्टेंस पर ध्यान नहीं दिया, ये डिस्टेंस राइट हैंड की डिस्टेंस ली, मतलब आपने टर्निंग किस कैसे देगी, क्लॉकवाइज देगी, तो प्लस होगा। अब O2 के अबाउट मैं बोल रहा हूँ, तो आप देखिए यही फोर्स तो यही लेंगे, लेकिन डिस्टेंस कौन सी लेंगे, O2 के अबाउट देख रहे हैं अपन, तो मतलब O2 के अबाउट देख रहे हैं, इस पॉइंट से देख रहे हैं कि इस फोर्स की टर्निंग टेंडेंसी कैसी है, मतलब ये ऐसा टर्न करेगी, L2 डिस्टेंस लेंगे आप, है ना, फोर्स इंटू O2 के अबाउट देख रहे हैं, तो फोर्स इंटू O2 से डिस्टेंस लेंगे, मतलब O2 पे ये रखेंगे, तो ये यहाँ से टर्निंग टेंडेंसी देखेंगे, तो कैसे मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा जा रहा है ऐसा, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस साइन के साथ आएगा, ये प्लस साइन के साथ नहीं मिलाएंगे, प्लस है, ये माइनस साइन, मतलब जब भी मोमेंट जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो उसको प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा वो माइनस लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब सपोज एक मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज अब ये फोर्स लग रहा है थीटा डिग्री, थीटा पे F O, इस पॉइंट से ये पॉइंट ले लेता हूँ सपोज मैं A। अब मैं बोल रहा हूँ कि मोमेंट बताइए मुझे O पॉइंट के अबाउट, तो अपन क्या लिख सकते हैं, मोमेंट अबाउट O इक्वल टू, अब देखिए F इंटू ये डिस्टेंस मत लिख दीजिए डायरेक्ट OA, सपोज OA जो डिस्टेंस है डायरेक्ट आप ऐसा नहीं लिख सकते F इंटू OA, गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि क्या ये वर्टिकल डिस्टेंस है इस फोर्स से, क्या ये वर्टिकल डिस्टेंस है, नहीं, ये तो इंक्लाइंड है। इसके लिए दो कंडीशन है, या तो ये फोर्स ऐसा हो जाए तो ये वर्टिकल डिस्टेंस बन जाएगी, या दूसरी कंडीशन क्या हो जाए, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन में बढ़ा दूं, इतना बढ़ा दूं, यहाँ से परपेंडिकुलर में खींचूं, इस फोर्स का मैं लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा दूं और यहाँ से ऐसा एक परपेंडिकुलर खींचूं कि ये परपेंडिकुलर खींचूं कि ये यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाए मुझे D, सपोज मैंने मान ली D, समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ।
इस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकालना है मुझे, ये फोर्स जो है अगर टर्न करेगा इस पॉइंट के अबाउट, तो मुझे परपेंडिकुलर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए या तो ये फोर्स ऐसा हो जाए तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर बन जाएगी। दूसरी कंडीशन, या तो ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन में इतना बड़ा हो कि यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो जस्ट इस पॉइंट पे जाके टकरा जाए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। तो दोनों ही कंडीशन हमें लगानी पड़ती है क्वेश्चनों में। कई बार हमें फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इस वजह से अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ साइन थीटा लिख सकता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, तो यहाँ से अगर मैं इसका मूवमेंट बोलूँ ओ के अबाउट तो हो सकता है ना, एफ साइन थीटा इंटू ओ ए। अब मैं लिख सकता हूँ, एफ नहीं लिख सकता था मैं, पर एफ साइन थीटा में लिख सकता हूँ क्योंकि अभी ये वर्टिकल कंपोनेंट बन गया, तो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर हो गई है और ये क्लॉकवाइज है, इसमें मैंने प्लस लिया है। अच्छा, ये इसका ये दूसरा कंपोनेंट क्या क्या होगा, यहाँ से भी तो बनाएगा ये एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा कुछ नहीं होगा भैया, ये एफ कॉस थीटा ये कहाँ से जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए कहाँ जा रहा है, ओ पे ही जा रहा है, डिस्टेंस जीरो है, तो कोई टर्निंग टेंडेंसी प्रोड्यूस नहीं करेगा। टर्निंग टेंडेंसी सिर्फ इस फोर्स प्रोड्यूस होगी, यही टर्निंग टेंडेंसी प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट के अबाउट, ये फोर्स, तो इसका मूवमेंट निकलेगा, इसका कोई मूवमेंट नहीं निकलेगा। क्लियर। अब यहाँ पर अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन में बढ़ा दूं, सेम मैं लिख रहा हूँ मूवमेंट, ये मैंने एफ, अब मैंने इस फोर्स को रिजॉल्व नहीं किया, सपोज सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, मैंने दूसरी कंडीशन आपको बताई थी कि फोर्स को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, अब इसके लाइन ऑफ एक्शन को ही मैंने बढ़ा दिया। इसके लाइन ऑफ एक्शन को सपोज मैंने ये बढ़ा दिया, ये परपेंडिकुलर के डिस्टेंस मुझे डी पता चल जाए, तो बस। अब ये डी को निकालने के भी कई तरीका सकते हैं, हो सकता है आपको ये थीटा दे दिया जाए, तो ये ओ ए को तो आप रिजॉल्व अगर करोगे, ये मैंने आपको बताया लेंथ को भी रिजॉल्व करते हैं अपन, तो मैग्नीट्यूड निकल के आता है। तो डी को अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं अगर ओ ए को रिजॉल्व कर दूँ, ये लेंथ जो है इसी को रिजॉल्व कर दूँ, तो ओ ए कॉस थीटा, ये एंगल बना रहा है इसके साथ, तो ये कहीं ना कहीं ओ ए कॉस थीटा क्या दर्शाएगा, ये डी को दर्शाएगा, डी की वैल्यू को। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एफ इंटू ओ ए कॉस थीटा। तो इस तरह से भी हम मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। न्यूमेरिकल में और देखेंगे, एक दो न्यूमेरिकल लगाएंगे, थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा, लेकिन सिंपल मोमेंट को आप समझिए, मोमेंट जो है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखना है हमें, प्लस और क्लॉकवाइज प्लस मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं, तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। तो इस पे बेस देखेंगे